अध्याय 1। अचानक मेरे मन में धुंधली यादों के टुकड़े जीवंत हो उठे। माँ, मैं बड़ा होकर जादूगर बनूंगा। मैं तुरंत बता सकता हूँ। ये बेक्यू सियोल की स्मृति थी। दूसरे शब्दों में, एथवर्ल्ड के चरित्र बेक्यू सियोल का नाम वास्तविक मेरे जैसा ही था। हाँ, आप ये कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ जादू ही एकमात्र कानून था, गैर जादूगर पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर आते थे। बाक का परिवार दयनीय था। इवानी और उनके पिता, जो जादू नहीं सीख सके थे, द्वारा जन्मे और पले बड़े बाक्यू सियोल ने इस तथ्य के बावजूद कि वे गरीबी रेखा से परे थे, एक जादूगर बनने का सपना देखा। उसके माता पिता ने किसी तरह पर्याप्त पैसे बचाए और उसके लिए एक महंगी सेकंड हैंड जादुई किताब खरीदी। उन्होंने खुद को तब तक पढ़ाई में समर्पित रखा जब तक उनकी आंखों से खून नहीं बहने लगा। हालांकि उसमें एक घातक दोष पाया गया। बेशक, डॉक्टर, क्या आपने कहा कि मेरे बेटे को मन संचय मंदता है? वह शरीर में मैना जमा करने में असमर्थ था। एक जादूगर के लिए एक शापित संविधान, मन संचय मंदता। ऐसा अत्यंत दुर्लभ संविधान, जो 100 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होता है, पाने के लिए वह दुनिया को श्राप देना चाहता था, लेकिन उसने जादूगर बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ा। मन संचय के नुकसान के बावजूद, वह केवल एक जादुई कौशल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, और वह था फ्लैश। हालांकि, इसमें देरी की अवधि थी क्योंकि हर सक्रियण के बाद उसका दिमाग खत्म हो जाता था। उस दिन से, उन्होंने अपने फ्लैश कौशल को निखारना शुरू कर दिया। हो! जैसे ही मैंने अपने फेफड़ों में हवा भरी और अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाया, मेरा दिमाग शून्य हो गया। ओह! ओह! एक तेज दर्द ने मेरी इंद्रियों पर हमला कर दिया क्योंकि मैं अपने सिर को कसकर पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। यह उन यादों की बाढ़ के साथ आया जो अजीब होने के साथ साथ अजीब तरह से परिचित भी थीं। वास्तव में, मेरा नाम बेक्यू सियोल था। मेरे किरदार का नाम जो मैंने एथवर्ल्ड गेम में उठाया था, उसे बेक्यू सियोल भी कहा जाता था। हालांकि, हम एक जैसे नहीं हैं। खेल में असली मैं और बाक्यू सियोल अलग अलग हैं। बस ऐसा नहीं है। क्या वे दोनों में ही थे? क्या बकवास है। जब मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस जगह मैं लेटा था वह जगह टूट रही थी। वो एक मध्यकालीन बोर्ड ठंडी सर्दियों की हवा के नीचे बह गया और जमीन से टकरा गया। टक्कर के कारण वह फट गया और उसके बाद एक परेशान करने वाली आवाज आई। कड़कड़ाती ठंड में सिकुड़ते समय, मुझे गलती से एक दर्पण मिल गया, इसे तोड़ दिया गया और एक कोने में उपेक्षित छोड़ दिया गया। मेरी अगली कार्रवाई लगभग सहज थी। मैंने अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण उठाया और जल्द ही मैं अपनी आंखों पर संदेह किए बिना नहीं रह सका। उद्धरण चिन्ह ... मैं जवान हो गया हूँ, है ना? मैं 29 साल का था। मैं अक्सर सुनता था कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से जवान दिखता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी किशोरी जैसा चेहरा नहीं था। दर्पण में मेरा चेहरा युवा लग रहा था, मानो समय पीछे चला गया हो जब मैं मिडिल और हाई स्कूल में था। स्थिति को ठीक से समझना कठिन था। उस क्षण, मेरी दृष्टि को छोड़कर एक संदेश हवा में मंडरा गया। पीछा करने वालों से बचो और भाग जाओ। हवा में मंडराते किसी संदेश के बजाय, मुझे इस तथ्य से अधिक आश्चर्य हुआ कि यह इतना परिचित वाक्यांश था। क्या वह बेक्यू सियोल चरित्र की प्रस्तावना खोज नहीं थी? गेम एथवर्ल्ड असंख्य पात्रों के साथ चला और अधिकांश एपिसोड अकादमी में प्रवेश समारोह के साथ शुरू हुए। हालांकि, अजीब बात यह थी कि इस प्रकरण की शुरुआत मेरे पीछा करने वाले से दूर भागने से हुई। बिल्कुल नहीं। मैं कारण अच्छी तरह जानता था, इसलिए मेरे पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने काल्पनिक आभा के साथ एक पुरानी और घिसी पिटी आम आदमी की पोशाक पहनी हुई थी। आत्मरक्षा के लिए मेरी बैग में पानी की बोतल के साथ एक खंजर बंधा हुआ था। कमर की जेब में बिस्कुट और विविध वस्तुएं थीं, जैसे कुछ पैसे और स्टेला अकादमी में प्रवेश का प्रमाण पत्र। क्या ये सचमुच है? ये बिल्कुल बेक्यू सियोल की शुरुआती आइटम सूची थी। मैंने जल्दी अपने आप को सहलाया और चुटकी काटी, लेकिन मेरी आंखों के सामने की हकीकत लगातार मेरे चारों ओर चिपकी रही, जिससे मुझे पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। सबसे पहले, जिस ठिठुरन भरी ठंड को मैंने महसूस किया,
उसने मुझे आश्वस्त किया कि यह एक वास्तविकता थी। कम से कम चून के अधिकांश अन्य पात्र कुलीन परिवारों से थे, इसलिए उनके पास काफी उदार आरंभिक वस्तुएं थीं। हालांकि क्योंकि बाकियू सियोल एक गरीब सामान्य परिवार से थे, उन्होंने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की। एक हार्डकोर गेमर के लिए ऐसा नुकसान एक अच्छी बात थी, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे शांति से सोचना होगा। मैंने जल्दी से यहाँ गिरने से पहले के क्षणों की यादों की तलाश की। सच्चा अंत। मुझे यकीन था कि इसने ऐसा ही कुछ कहा है, लेकिन यह मल्टीपल एंड वाला एक ओटोम गेम था और एक ट्रू एंडिंग बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। क्या ये संभव है कि 10 वर्षों से अधिक समय से किसी अन्य उपयोगकर्ता ने गेम का अंत नहीं देखा हो? ये समझ में आने योग्य था कि कोई भी खेल के वास्तविक अंत तक नहीं पहुंच पाया था। धत तेरी की। मैंने सच्चे अंत की बात को बाद के लिए टाल दिया और तुरंत उस स्थिति को समझने का निर्णय लिया जो मेरे सामने थी। बर्फीले तूफान में बर्फीले पहाड़, बहती हुई झोपड़ी, एक खंजर और प्रवेश का प्रमाण पत्र। जहां तक मुझे याद है, जैसे ही मैं उठा, पीछा करने वाले झोपड़ी में आ गए। जैसे ही वे विचार गिरे, मुझे दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कमीने, कहाँ तक भागेगा तू? वहां एक झोपड़ी है, जाओ और खोजो। मैं गड़बड़ हूँ। मैं नीचे झुक गया और आधे टूटे हुए बोर्ड के नीचे छिप गया, ताकि तुरंत पकड़ा न जाऊं, लेकिन इससे पहले कि वे मुझे पकड़ सके, ये केवल समय की बात थी। मैंने बोर्ड के छेदों से पीछा करने वालों के हथियारों और सामान की जांच की। स्टील या किसी अज्ञात चीज से बना कवच और उन पर चलने वाले रहस्यमय जादू वाले हथियार। इस दुनिया में वे हथियार केवल सड़क पर रहने वाले भाड़े के सैनिक थे जो युद्ध शक्ति के मामले में सबसे निचले पायदान पर थे। हालांकि मेरे जीवन में युद्ध का एकमात्र अनुभव मुझे पड़ोस में एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के रूप में हुआ था, इसलिए भले ही वे जादुई हथियार नहीं थे, मेरा निधन निश्चित था। मुझे क्या करना चाहिए? किस प्रकार से होना चाहिए? आप फ्लैश कौशल का उपयोग कर सकते हैं। मेरे सामने कुछ टिमटिमा रहा है। जैसे ही मुझे वे परिचित शब्द याद आते हैं, एक संदेश मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। चमक, कक्षा 0, अधिकतम सीमा 9 मीटर, अधिकतम शुल्क 1, कूल डाउन 3 सेकंड। एकमात्र आशा और जादुई कौशल जो मुझे बेक्यू सियोल ने दिया था, वह फ्लैश था। और यह एक ऐसा कौशल था जिसका मैंने जीवन भर सबसे कठिन अभ्यास किया। हालांकि यह माउस और कीबोर्ड गेम में था, लेकिन अब ये संभव नहीं था, क्योंकि कदमों की आवाज़ धीरे धीरे और भी करीब आती जा रही थी। मैं दांत पीसता हुआ अपनी जगह से उठा, झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। मैंने उसे ढूंढ लिया। उसे पकड़ो और मार डालो। फ्लैश का सबसे बुरा पक्ष ये था कि यदि आप सीमा को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो आप किसी वस्तु से टकरा सकते हैं और मर सकते हैं। हालांकि जब मैं इसका उपयोग करूंगा तो यह अलग होगा। क्या मैंने इसे पहले ही अनगिनत बार उपयोग नहीं किया है? वृत्ति समय को मस्तिष्क से बेहतर समझती है। चमक। एक पल में मेरा शरीर सामने की ओर टेलीपोर्ट हो गया और एक पेड़ जो बहुत दूर लग रहा था तुरंत मेरे सामने आ गया। क्या फ्लैश, क्या वो कोई जादूगर था? पीछा करने वालों में से कुछ घबरा गए, लेकिन अनुभवी लोग पहले से ही मुझ पर हथियार तान रहे थे। वे फ्लैश का उपयोग करने के तुरंत बाद आने वाली 2 सेकंड की कठोरता को लक्ष्य कर रहे थे। हालांकि ऐसी कोई सीमा मुझ पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि मैं बेक्यू सियोल फ्लैश मैच हूँ। गड़गड़ाहट। जैसे ही मैं जाम में आगे बढ़ा, 2 सेकंड से भी कम समय में अनगिनत जादुई हमलों और हथियारों की बौछार उस स्थान पर होने लगी जहां मैं उतरा था। यदि उन सभी ने मुझे मारा होता तो मेरे शरीर का कुछ भी नहीं बचता। अपने पीछे एक सरसरी नजर डालने के बाद मैं फिर से आगे की ओर भागा, जबकि पीछा करने वाले अचंभित रह गए। वह बच्चा क्या है? वह कैसे चला गया? उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता। उसे अभी ले आओ। थोड़ी देर बाद पीछा करने वालों ने फिर मेरा पीछा किया। यह उबड़-खाबड़ इलाका था जहां कई चट्टानें, पेड़ और यहाँ तक कि तैरते हुए पत्थर भी हवा में मंडरा रहे थे। वे चिल्ला रहे थे कि यदि मैंने फ्लैश कौशल का गलत उपयोग किया,
तो केवल मृत्यु ही मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं इसे अच्छी तरह से जानता था। यहाँ का भूभाग ऐसा क्यों है? उनके जादुई जूतों की वजह से पीछा करने वालों की गति मुझसे तेज थी। अगर मैं सफलतापूर्वक बचना चाहता हूँ, तो मुझे फ्लैश का सही तरीके से उपयोग करना होगा। ये BQ सियोल का ट्यूटोरियल एपिसोड था। जिन खिलाड़ियों ने फ्लैश नियंत्रण में ठीक से महारत हासिल नहीं की है, वे कभी भी अगले एपिसोड में नहीं जा पाएंगे और मारे जाते रहेंगे। वास्तव में BQ सियोल खेलने वाले 99% खिलाड़ी इस ट्यूटोरियल को पास करने में असफल रहे, और 1% जिन्होंने किसी तरह इसे पास किया, वे फ्लैश रेंज कंट्रोल और कंटिन्यूअस एक्टिवेशन की बुरी बाधाओं से पार पा गए। सावधानी से और अधिक ध्यान से। चमक शू, मानो मेरा शरीर किसी चुंबक से आकर्षित हो गया हो। उसने स्वाभाविक रूप से उबड़-खाबड़ इलाके को पार किया और अंतहीन पहाड़ी रास्ते से अपना रास्ता बना लिया। गति अपेक्षा के अनुरूप तेज नहीं थी। ये कहना सही था कि माउस से नियंत्रण और वास्तविक गति के बीच आकाश और पृथ्वी जितना अंतर था। ठंड की अवधि के दौरान भी मुझे खुद ही दौड़ना पड़ा, लेकिन जब मैं फिसलन भरी बर्फीली पहाड़ी सड़क पर 30 मिनट से अधिक समय तक दौड़ा, तो मेरी सांसें थम गईं। वह कितना तेज है! इस क्षेत्र में फ्लैश का उपयोग कर रहे हैं। वह पागल है। धत तेरी की, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पहले से ही थक गया हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ। तीर चलाओ। दूसरा चेक पॉइंट, फ्लैश का उपयोग करके उड़ते तीरों और जादुई हमलों से बचें। लेकिन खेल में मैं पीछे से आने वाली वस्तुओं से बचने में सक्षम था, क्योंकि मैं उन सभी को मॉनिटर पर देख सकता था। हवा के मंत्रमुग्ध तीर ने लगभग लचीले वक्र के साथ मेरा पीछा किया, और उससे बचने के लिए मुझे उसके सटीक समय का मिलान करने के लिए फ्लैश का उपयोग करना पड़ा। एक भी गलती मौत का कारण बन सकती है। अचानक एक और संदेश हवा में तैर गया। कौशल मन संचय मंदता लागू किया जा रहा है। मन संचय मंदता छठी इंद्रिय और संज्ञानात्मक त्वरण की व्युत्पन्न कौशल लागू किए जाते हैं। TN संज्ञानात्मक कार्य में सचेत बौद्धिक गतिविधि शामिल है, जैसे सोचना, तर्क करना या याद रखना। सरल शब्दों में, संज्ञानात्मक त्वरण कम से कम समय में एक कुशल पलटवार करने की क्षमता को बढ़ाता है। मेरे चारों ओर की दुनिया बहुत अधिक स्पष्ट हो गई। परिचित भावना फिर से आ गई। मुझे पीछे से उड़ने वाली प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से महसूस हुई, मानो मेरी पीठ पर एंटीना लगा हो। दुनिया में हर चीज कानून से बनी है। दूसरे शब्दों में, हर चीज में मन था, और जो कुछ भी इसके द्वारा संचालित होता था, उसका पता मन संचय मंदता के शापित संविधान द्वारा लगाया जाता था। वह शरीर जो हर सेकंड मन को लीक करता था। सीधे शब्दों में कहें तो मैं अपने शरीर में मन को संचित करके जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपनी छठी इंद्रिय से छोटे या बड़े सभी मन आंदोलनों को समझने में सक्षम था। मेरी कमर पर उड़ने वाले तीर से मेरे भविष्य के पथ की गणना की गई प्रक्षेपवक्र के साथ मेरी पीठ को निशाना बनाने वाला भाला और चौड़ी दूरी की लौ का जादू जो मुझे केंद्र में रखते हुए 3 मीटर के दायरे में फेंका गया था। मुझे लगा जैसे मैं सब कुछ चकमा दे सकता हूँ, और 0.3 सेकंड से भी कम समय में मैंने पिंसर हमलों से बचने के लिए त्रुटिहीन समय के साथ फ्लैश का उपयोग किया। गड़गड़ाहट, गुआन, मैं जिस स्थान से गुजरा वहां तीरों की बारिश होने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। यदि मैंने एक क्षण भी देर की होती तो मैं मर जाता। 7 शत्रु हैं, उनमें से 2 पीछे रह गए। ये समझ में आता था कि वे थक रहे थे, क्योंकि उन्हें भारी कवच पहनकर पहाड़ी सड़क पर दौड़ना था, जबकि मैं फ्लैश का उपयोग करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं थका हुआ भी था। इतने पतले कपड़े के साथ इस ठंड को सहना दर्दनाक था, और फिसलन वाले पहाड़ों पर सवारी करना और भी कठिन था। लेकिन सबसे कठिन काम फ्लैश की निरंतर सक्रियता रही। यदि आप एक भी गलती करते हैं तो आप मर जाते हैं। मेरे पास इस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और प्रत्येक सक्रियता के साथ चक्कर मेरी चेतना में गहराई तक प्रवेश करता गया। वह ठीक हमारे सामने है। वह थक गया है। पीछा करने वालों से मेरी दूरी लगभग 100 मीटर थी, लेकिन अभी भी अगली चौकी है। चट्टानें। जिस पहाड़ी सड़क पर मैं दौड़ रहा था,
उसके अंत में एक तेज बर्फ से ढकी चट्टान इंतजार कर रही थी। पत्थर की दीवार और चट्टान के बीच लगभग 5 से 6 मीटर के अंतराल पर तैरते हुए पत्थर नाच रहे थे, और मैं केवल तभी दूसरी तरफ जा सकता था जब मैंने फ्लैश के रेंज कंट्रोल को पूरी तरह से क्रियान्वित किया। यदि मैं अभी इस चट्टान को पार कर गया तो मुझे अन्य यात्रा करने वाले जादूगरों का सामना करना पड़ेगा और शायद बचाया जा सकेगा और ट्यूटोरियल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन चट्टान को पार करने के लिए फ्लैश कैंसिल को 0.1 सेकंड में पूरा करना जरूरी था। यदि मैं एक बार भी असफल हो गया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। ये कहना आसान है, लेकिन सफल होने वाले अधिकांश खिलाड़ी केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि वे सैकड़ों और सैकड़ों बार चुनौती देने के बाद बहुत भाग्यशाली थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कठिनाई के उस स्तर पर था जिसे कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। तैरते पत्थरों की न्यूनतम संख्या 20 से अधिक हो गई थी, और यदि कोई इस प्रक्रिया में विफल हो जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। पर ईमानदारी से, ये बहुत कठिन नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ते समय भी मुझे दूरी नियंत्रण की अधिकांश समझ पहले ही मिल गई थी। थोड़े समय के लिए फ्लैश को सक्रिय करके कुछ इलाकों को आसानी से पार किया गया। हालांकि समस्या यह थी कि पीछा करने वाले अपेक्षा से अधिक निकट आ रहे थे। चट्टान काफी संकरी थी, लेकिन लंबी थी। इसके बीच में मैं फ्लैश का उपयोग कैसे कर सकता हूं जिसमें 3 सेकंड का कूलडाउन था और दूसरी तरफ जा सकता था? ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि मैं तीरों और जादुई हमलों की बारिश के बीच एक तैरते हुए पत्थर पर असहाय होकर मर जाऊंगा। उस पल भी दूरियां करीब होती जा रही थीं। सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मेरे लिए जीवित रहने का सबसे कारगर तरीका, शायद ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही है, मुझे पीछा करने वालों को मारना है। हैरानी की बात यह है कि लोगों को मारने के विचार से भी उन्हें बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। शायद इसलिए कि वे साजिश में मेरे माता पिता के दुश्मन थे। मैंने बस यही सोचा था कि मैं जीत सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह अधिक सुरक्षित होगा। यदि ये दुनिया एक खेल होती तो उन पीछा करने वालों पर व्यवस्थित रूप से हमला करना असंभव होता। हालांकि ये स्थान वास्तविक था और किसी भी अपराधी ने खेल प्रणाली के निर्देशों का आंख बंद करके पालन नहीं किया। वाह, मुझे लगता है कि यह पागलपन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा जबकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी आदमी से लड़ाई नहीं की, उसे मारना तो दूर की बात है। क्या मैं मौत के सामने इतना ही निर्दयी या बहादुर हूँ? मुझे नहीं पता। हालांकि चिंता करने की बजाय मैंने धीरे से उस खंजर को छुआ जो मेरी बेल्ट से बंधा हुआ था। ह्यूक, यह एक चट्टान है। धिक्कार है, वो कहाँ गया? पीछा करने वालों ने चट्टान के किनारे तक मेरा पीछा किया था। ये सवाल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में घूम गया। मैं अभी तक अपनी स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लगा सका था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अगर मैंने अभी ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने जीवन में खंजर के साथ एकमात्र अनुभव तब हुआ जब मैंने सब्जियां काटी। चाकू का उपयोग सरल था, इतनी तेजी से आगे बढ़े कि दुश्मन विरोध न कर सके और महत्वपूर्ण बिंदु पर चाकू मार दे। चट्टान के पीछे छुपते हुए मैं तेजी से पलटा और उनके स्थान का पता लगाते हुए खुद को थोड़ा सा प्रकट किया। कमीने वहां है, जल्दी से उसे पकड़ो और मार डालो। लक्ष्य दूरी 8.70 मीटर। मैंने उस धनुर्धर को चिन्हित किया जो मेरी ओर धनुष तानकर चिल्ला रहा था। चमक ... पोक। मैंने उस पर वार किया। कहानी खत्म। अलविदा।